हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अगेन करने जा रही हैं 30 क्वेश्चंस का अपना प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो भाई, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेज़ी से कम होता है। पहला क्वेश्चन है ये हमारा, थर्मोस्फीयर, हेलोस्फीयर, थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन। तो देखो ध्यान रखना, थर्मोक्लाइन वह सीमा होती है, वह समुद्री सीमा होती है जहाँ पर आपका टेम्परेचर तेज़ी से कम होता है। ठीक है, थर्मोक्लाइन होती है वो सीमा, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, जहाँ पर टेम्परेचर तेज़ी से कम होता है। और वहीं अगर समुद्री जल में हम बात करें खारेपन की, कि कितना खारा है, तो उस खारेपन की मात्रा को जो प्रदर्शित करती है उस लाइन को कहते हैं आइसोहेलाइन भी कहते हैं और हेलोक्लाइन भी कहते हैं। हेलोक्लाइन भी कह देते हैं और आइसोहेलाइन भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आइसोहेलाइन पूछे कि समुद्र में लवणता की मात्रा को प्रदर्शित करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो आइसोहेलाइन या हेलोक्लाइन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। उच्च लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच आपकी पाई जाती है। लवणता मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती जाती है। तो आपको बताना है कथन आपके करेक्ट हैं और सही व्याख्या है या नहीं है। तो देखो, उच्च लवणता 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है ये कथन। और तर्क क्या देता है कि भाई लवणता मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती है, कि मध्य अक्षांशों से अगर आप खारेपन की बात करो, ऊंचे अक्षांशों की ओर जाते यानी पोलर एरिया की ओर जाते घटती है। ये भी कथन बिल्कुल ठीक है, बट ये दोनों आपस में रिलेट तो नहीं कर रहे ना। ठीक है, आपस में इस कथन से ये तर्क तो नहीं निकला ना, इस लाइन से ये तो नहीं निकली ना ये वाली लाइन। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों कथन करेक्ट है बट दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, महासागरीय जल में लवणों का सही घटनाक्रम बताइए। तो आपको सही घटनाक्रम बताना है, तो चलिए देखते हैं। तो भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। बिल्कुल गलत। कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा नहीं मिलता समुद्र में। मैग्नीशियम क्लोराइड भी सबसे ज़्यादा नहीं मिलता समुद्र में, सबसे ज़्यादा मिलता है सोडियम क्लोराइड। तो 2 में सोडियम क्लोराइड है। अभी आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पर मिलता है भाई मैग्नीशियम क्लोराइड। फर्स्ट नंबर पर सोडियम क्लोराइड, सेकंड नंबर पर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये टेबल भी आपको इसी के साथ दे रही हूँ। ये टेबल पीजीटी स्टूडेंट अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। एक बार अब लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या आया था कि समुद्र में निम्न में से किन तत्वों का सबसे अधिक मिश्रण है, तो इन दोनों को प्लस करके लिख दिया गया था। ठीक है, तो यानी 88% पार्ट किनका मिश्रण है, तो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैं छोटी करके आप सबको ये दिखा रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है भाई कि लवण है उनको प्रति 1000 ग्राम जल में मापा जाता है। ठीक है, कुल लवणों को प्रति 1000 ग्राम जल में। यहाँ पर देखो आपको प्रतिशत में दे रखी है। सोडियम क्लोराइड 77.8%। समुद्र के पानी में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड मिलता है, 77.8%। दूसरे नंबर पर मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%। तीसरे नंबर पर मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%। फिर आपका कैल्शियम सल्फेट 3.6%। फिर पोटेशियम सल्फेट 2.5%। वही अगर हम 1000 पानी में बात करें कि प्रति 1000 ग्राम जल में, तो इनकी मात्रा रहेगी 27.213 और मैग्नीशियम क्लोराइड की 3.807। तो इन दोनों की लर्न कर लोगे, वही बहुत है। प्रतिशत में आप सबकी ज़रूर देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में सीक्वेंस में लगाना देता है, तो आपको ये सीक्वेंस लर्न होना चाहिए। देखो कुछ नहीं है, पहले सोडियम क्लोराइड है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है, दोनों में क्लोराइड है, पहले सोडियम आ जाएगा, मैग्नीशियम अगेन रिपीट होगा, फिर सल्फेट शुरू हो जाएगा। पहले मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर पोटासियम सल्फेट। बस आपको ये 4-5 लर्न रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस झील की लवणता सबसे अधिक है। आपको बताना है कौन सी झील, इन झीलों में से कौन सी झील सबसे ज़्यादा खारी है।
ठीक है। तो देखो भाई, सबसे अगर हम बात करें ना, सबसे अधिक लवणता की जो पेटी मिलती है ना हमारे समुद्र में, वो मिलती है 300 से 1000 मीटर की गहराई पर। 300 से 1000 मीटर की गहराई पर सबसे ज़्यादा लवणता देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम बात करें ना, तो भाई जैसे जैसे आप 0 डिग्री से यानी भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हो, दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हो, तो आपकी लवणता में कमी देखने को मिलती है। भूमध्य रेखा पर कभी भी आपकी अधिक उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब ज़्यादा तापमान होता है, और ज़्यादा तापमान होने की वजह से यहाँ पर वाष्पीकरण भी बहुत ज़्यादा होता है। तो तापमान ज़्यादा, वाष्पीकरण ज़्यादा, और इसीलिए यहाँ पर वर्षा का जल लवणता को कम कर देता है। सबसे उच्च लवणता की बात की जाए ना, तो उच्च लवणता भैया आपके 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा लवणता। क्योंकि वहाँ पर इन भागों में उच्च तापक्रम और उच्च वाष्पीकरण के साथ साथ आपकी जो ह्यूमिडिटी है यानी आर्द्रता है वो भी न्यून होती है, और इसी वजह से यहाँ पर लवणता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वहीं अगर हम देखें तो किस झील की लवणता सबसे अधिक है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा भाई वॉन लेक। वॉन लेक की जो लवणता है सबसे ज़्यादा खारी होती है, वॉन लेक। ठीक है, तो राइट आंसर इज वॉन लेक। हाँ भाई, कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चंस? ये मैं आपको बता दूं, अगर आप इसी तरीके से अपनी बेस्ट तैयारी करने चाहते हो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं इससे सबसे रिलेटेड डीपली मटेरियल अब आपका अवेलेबल है अचीवर्स एकेडमी ऐप पर। पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है वहाँ पर। ठीक है, और इन कोर्सेज में आपको बहुत कुछ मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स, प्रैक्टिस सेट, एचटेट के लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ। ठीक है, तो अगर आप अपने पेपर क्लियर करना चाहते हो तो अचीवर्स एकेडमी के साथ ज़रूर जुड़िए। अचीवर्स एकेडमी के साथ जुड़कर आप अपने एग्ज़ाम्स को ईजिली क्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा का हिंद महासागर से संबंध है? तो चलिए देखते हैं। गर्म जलधाराएँ शुरू हो गई हैं आपकी। गर्म जलधारा, फ्लोरिडा की धारा, अगुलहास की धारा, कनारी की धारा, क्यूराइल की धारा। देखो धारा वाला जो है, मैंने आपको फुल डिटेल में धाराएं पढ़ाई है, धाराएं किस तरीके से हैं, कैसे पाई जाती हैं। ठीक है, तो धाराओं के से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको मैंने अलग अलग महासागर की धाराएं यूट्यूब चैनल पर भी डिटेल में पढ़ा रखी है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो धाराओं को। तो देखते हैं भाई। तो देखो, फ्लोरिडा की धारा, कनारी की धारा, ये तो आपकी ठंडी धाराएं हैं, क्यूराइल की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो अगुलहास धारा रहेगा। अगुलहास की जो जल धारा होती है हिंद महासागर में गर्म जल धारा है। दक्षिणी विषुवतीय रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, उसके पश्चिम में जाने के बाद 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक भाग तो भाई अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच से गुजरता है, जिसे मोजाम्बिक की धारा कहते हैं। दूसरा भाग मेडागास्कर जो आइलैंड है उसके पूर्व से जाता है और पूर्व से गुजरता है, जिसे आगे चलकर जो मिल जाता है मेडागास्कर धारा में ही। और दक्षिण में ये दोनों धाराएं आपस में मिल जाती है, मोजाम्बिक की और मेडागास्कर धारा, और आपस में मिलकर इनका नाम हो जाता है अगुलहास धारा। ठीक है, उसके मेडागास्कर आइलैंड के दक्षिण में। तो यही है वो अगुलहास धारा जो मैंने डिटेल में आपको पढ़ा भी रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एटोल की आकृति वृत्ताकार होती है और परवाल भित्ति का निर्माण 1200 मीटर तक की गहराई तक पाया जाना प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है। तो देखो भाई, बिल्कुल करेक्ट, एटोल की आकृति वृत्ताकार ही होती है, और जो परवाल भित्ति का निर्माण है 1280 मीटर की गहराई तक पाई जाती है परवाल मिट्टी और परवाल भित्ति, और कहीं ना कहीं हमें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को भी दर्शाती है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा ए और तथा आर बिल्कुल सही है, बट जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं देता, दोनों कथन एक दूसरे से रिलेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कील नहर को जोड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कील नहर, या कई बार पूछते हैं कौन से उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में कौन सी नहर जोड़ती है, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, तो आंसर तो हमारा उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर रहेगा। कील नहर जर्मनी की एक नहर है जो वेटलैंड प्रायद्वीप को जर्मनी से अलग करती है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। यह नहर के बाल्टिक सागरीय तट पर कील शहर और उत्तरी सागरीय तट पर हैम्बर्ग शहर, इन दोनों से भी अवस्थित है, इन दोनों पर अवस्थित हैं। ठीक है, शहर की बात करें तो कील शहर और हैम्बर्ग शहर। ठीक है, सागर की बात करें बाल्टिक सागर प्लस उत्तरी सागर, और जर्मनी की नहर है भाई ये वेटलैंड प्रायद्वीप को प्रायद्वीप से जर्मनी से अलग करती है कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगेन तर्क और अभिकथन वाला क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। अभिकथन है, निम्न अक्षांशों में गहरे शीत क्षेत्रों में समुद्री जल जमता नहीं है। तर्क है, गहरा समुद्री जल अपनी उच्च लवणता के कारण त्रिदुआब के अंदर नहीं रहता है।
तो देखो अगर हम इसकी बात करें निम्न अक्षांशों में यानी 0 डिग्री के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास गहरे शीत क्षेत्र में आपका समुद्री जल जमता नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है ये कथन। बट अगर हम यहाँ देखें, गहरा समुद्री जल अपनी उच्च लवणता के कारण तीव्र दबाव के अंदर नहीं रहता है। ये कथन आपका, ये तर्क जो है वो बिल्कुल रोंग है। ठीक है, वो दबाव में रहता है। ठीक है, दबाव में रहता है। तो आपका कथन ए तो सत्य है, बट कथन जो आर है वो बिल्कुल आपका रोंग है। देखो ऊंचे अक्षांशों में सतह पर लवणता आपकी कम होती है पोलर एरिया पर, और जैसे जैसे ऊंचे अक्षांशों की बात करें तो गहराई में आप जाते हो ना समुद्रों की, तो लवणता यानी खारापन बढ़ता चला जाता है। वहीं अगर मध्य अक्षांशों की बात करें तो लवणता की वृद्धि 400 मीटर तक होती है, और उसके बाद अधिक गहराई में लवणता की जो वृद्धि है वो कम होती चली जाती है। यानी मध्य अक्षांशों में अधिक गहराई पर लवणता कम देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम भूमध्य रेखा के आसपास बात करें तो भाई वहाँ पर आपका स्वच्छ जल की आपूर्ति के कारण लवणता बहुत कम होती है, कुछ ही गहराई पर अधिक होती है, और तली पर हम बात करें तो पुण्य कम हो जाती है। गॉट इट। नेक्स्ट आता है लवणता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लवणता के बारे में कौन सा कथन आपको बताना है बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बताइए, लवणता सीधा वर्षण से संबंधित होती है। वर्षण की दर और लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। नदी के मुहानों के समीप निम्न लवणता पाई जाती है। उष्ण कटिबंध में लवणता अधिकतम होती है, और ध्रुव और भूमध्य रेखा की ओर लवणता कम होती है। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें लवणता सीधे वर्षण से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि लवणता आपके सीधे वर्षण से संबंधित नहीं होती। वाष्पीकरण जब अधिक होता है महासागरों के पानी में, तब भी आपका खारापन बढ़ जाता है। वाष्पीकरण से समुद्र का बहुत सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, और जिससे जो पानी बच गया उनमें लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है। और जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर भी आपकी लवणता कम देखने को मिलती है। तो लवणता सीधे वर्षण से संबंधित है, ये कथन आपका गलत है। वर्षण की दर और लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध है, ये ठीक है, प्रत्यक्ष संबंध है। हाँ भाई, जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर लवणता थोड़ी कम होने लगती है। और नदी के मुहाने पर समीप निम्न लवणता पाई जाती है। तो अगर नदियों के मुहाने की बात करें वहाँ लवणता कम पाई जाती है। ठीक है, क्यों कम पाई जाती है? क्योंकि नदी अपने साथ जो स्थलीय एरिया वहाँ से कैल्शियम वगैरह लेके आती है पर्वतों से, तो इस वजह से लवणता जो है वो कम डालती है। नदियों के कीचड़ में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है उष्ण का जीवन में लवणता अधिकतम होती है और ध्रुव और भूमध्य रेखा की ओर कम हो जाती है। ये भी कथन ठीक है, क्योंकि उष्ण कटिबंध जो एरिया है भाई वहाँ पर आपकी जो लवणता है वो अधिक होती है आपके 23.5 डिग्री करक और मकर रेखाओं के पास, और ध्रुव और भूमध्य रेखा की ओर ये कम हो जाती है। ध्रुवों पर भी कम होती है लवणता, भूमध्य रेखा पर भी कम होती है। कारण मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जलाशय में लवणता में वृद्धि निम्नलिखित किसमें परिवर्तन के साथ होती है? तो आपके जो जलाशय होते हैं, तो वाष्पीकरण में वृद्धि और ताज़ा जल के सम्मिश्रण में कमी। हमें क्या बताना है कि लवणता में वृद्धि बतानी है, तो किसकी वजह से होगी? देखो वाष्पीकरण में वृद्धि होगी, पानी वाष्प बन के उड़ गया, तो जो थोड़ा पानी बचा उसमें लवण बढ़ गए, तो बिल्कुल करेक्ट। ताज़े पानी के सम्मिश्रण में कमी, ताज़ा पानी मान लो उस पानी में बहुत कम डाला जा रहा है, तो भी आपका क्या है जो लवणता है वो वृद्धि होगी उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगले भी देख लेते हैं। वाष्पीकरण में कमी, भाई वाष्पीकरण में अगर कमी होगी तो लवणता में भी आपकी क्या होगी? कमी होगी। वाष्पीकरण में कमी, ये भी गलत। वाष्पीकरण में वृद्धि और ताज़े पानी के सम्मिश्रण में वृद्धि। ताज़ा पानी आप ज़्यादा डाल रहे हो तो उसमें ताज़े पानी में आपके लवणता की मात्रा बहुत कम होती है, ताज़े पानी में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अगेन हमें अभिकथन और कारण दिए गए हैं। भूमध्यवर्ती क्षेत्र में महासागरीय लवणता कम होती है। भूमध्यवर्ती क्षेत्र की विशेषताएं भारी वर्षा, मेघाच्छन्नता और आर्द्रता है। तो देखो अगर हम देखें भाई भूमध्य रेखीय क्षेत्र में महासागरीय लवणता कम होती है। मैंने आपको बता दिया बहुत बार कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया में महासागरीय लवणता कम होती है। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर भारी वर्षा होती है, बादल छाए रहते हैं और हवा में नमी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोनों ही सत्य हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या है। कारण भी सही दिया है कि किस वजह से भाई लवणता कम है, क्योंकि भारी वर्षा हो गई, ताज़ा पानी मिल गया, बादल छाए रहते हैं, नमी छाई रहती है, वर्षा होती रहती है, इसी वजह से लवणता बहुत कम मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई,
निम्न में से किसने महासागरीय जल के रंग और इसकी लवणता के बीच सह संबंध को स्थापित किया था? तो किसने महासागरीय जल के रंग और लवणता के बीच संबंध को स्थापित किया? तो वो कौन थे? वो थे भैया आपके अल मसूदी जी। अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस भी कहते हैं। अरब का हेरोडोटस के नाम से भी अल मसूदी जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ रचनाएं भी थी, और जैसे किताब मुराज अल दहाव, किताब अल तानिया, किताब अल अखबार अज जमन, किताब अल अस्वात, तो ये सारी इसकी कुछ रचनाएं भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, आपको बताना कितने से कितने डिग्री अक्षांश। ये देखो, इस वीडियो मैंने बहुत बार बताया, और एग्ज़ाम का भी पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। नेक्स्ट आता है, हमें मैच करना है, कुछ जलधाराएं दी गई है और हमें कंट्रीज दी गई हैं। तो आपको बताना भाई कौन सी जलधारा किस कंट्री में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी जलधाराओं को। तो सबसे पहले हम्बोल्ट, क्यूरोशिवो, फाकलैंड और अगुल्हास। देखो अगुल्हास तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया भी है। दक्षिण अफ्रीका में अगुल्हास की जलधारा, मेडागास्कर के बाद आपस में दोनों मिल जाती है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर की जलधारा, अगुल्हास की गर्म जलधारा। ठीक है, अब वही हम्बोल्ट की जलधारा, पेरू की जो जलधारा होती है उसे हेम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हेम्बोल्ट महोदय ने उसको खोजा था। क्यूरोशिवो की जलधारा आपकी जापान के तटीय एरिया पर बहती है। फाकलैंड की धारा आपके अर्जेंटीना में बहती है, ठंडी जलधारा है फाकलैंड की। तो ये था इसकी महासागरीय जलधाराएं और उनकी कंट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगेन जलधाराओं से है भाई। आपको दिया गया है लैब्राडोर की जलधारा और आयोसिवो, कनारी और बेगुला। आपको बताना, देखो लैब्राडोर की जो जलधारा है वो कहाँ से कहाँ तक बहती हैं। तो जो हमारा इसमें देखो मोरक्को का पश्चिमी तट, देखो मोरक्को के जो पश्चिमी तट की हम बात करें तो मोरक्को के पश्चिमी तट पे तो वही कनारी बहती है। दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बेगुएला की धारा बहती है। कनाडा के पूर्वी तट पर आपकी बहती है भाई लैब्राडोर की धारा। कनाडा के पूर्वी तट से पोलर एरिया की ओर से आती है लैब्राडोर की ठंडी जलधारा। कोरिया के पूर्वी तट पर बहती है आपकी आयोशियो धारा। आयोशियो की धारा कोरिया के पूर्वी तट पर। तो ये जलधाराएं आप लर्न रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती हैं अगेन आपकी ये जलधाराएं हैं। अगेन आपको कुछ महासागर दिए हैं, तो बताइए कौन सी जलधारा किस महासागर में है। चलिए देखते हैं। इरमिंगर की जलधारा पड़ती है भाई आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में। एक छोटी सी जलधारा है, मैंने आपको ये पढ़ाई भी थी, इरमिंगर जलधारा। अगुल्हास बहुत बार पढ़ा ली। अगुल्हास की भाई प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो राइट आंसर रहेगा हिंद महासागर। फाकलैंड की अभी अभी हम करके आए हैं। फाकलैंड की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, एल्यूशियन की जलधारा आपकी प्रशांत महासागर। और वहीं अगर हम बात करें तो एल्यूशियन आपका गर्त भी है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग विकसित और विकासशील राष्ट्रों को समीप लाता है। तो देखो अगर हम बात करें उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग की, तो ये आपकी विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेड, सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता है ना उत्तरी अटलांटिक महासागर से होता है। और क्योंकि यहाँ पर विकसित, डेवलप और जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन दोनों को ये जो वाटरवे है नज़दीक लाता है। बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है विकसित कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच। तो अगर हम देखें कंट्री के बीच आपका ट्रेड तो होता है बट समीप लाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये विकसित देशों को समीप लाता है। विकसित, डेवलप, देखो एक साइड तो पड़ता है आपका नॉर्थ अमेरिका, एक साइड पड़ता है यूरोप, तो इन दोनों को ये नज़दीक लाता है। दोनों ही विकसित है, ठीक है, विकसित देश है यानी डेवलप्ड देश हैं, बट डेवलपिंग कंट्री को नज़दीक ये नहीं लाता, बट ट्रेड इससे बहुत ज़्यादा होता है। तो ए तो सही है बट आर गलत है भाई, आर गलत है। इन्होंने विकासशील जो वर्ड दे दिया ना, ये वर्ड गलत है। विकसित ठीक है, विकासशील देश जो वर्ड आया है ये गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य से भिन्न है। आपको बताना है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, क्यूरोशिवो, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, पश्चिमी पवन प्रवाह ड्रिफ्ट। देखो पश्चिमी पवन प्रवाह ड्रिफ्ट की हम बात करें तो ये भी आपका पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है, ठीक है, और
तो यहाँ पर अगर हम जलधारा की बात करें तो भाई जो पश्चिमी पवन प्रवाह ड्रिफ्ट है ये पश्चिम से पूर्व की ओर बिल्कुल सीधा बहता है, जबकि ये सारी आपकी जो धाराएं हैं वो आपकी कोस्टल एरिया के आसपास बहती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर सीधा बहता है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी अंध महासागर की धाराओं के भूमध्य रेखा से वापिस आने के अनुसार सही क्रम है। तो आपको क्रम में लगानी है। देखो अब यहाँ पर वेनेजुएला, ब्राज़ील, दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट और दक्षिणी विषुवतीय। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले भाई आती है हमारी दक्षिणी विषुवतीय रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा से ही सारी आपकी धाराएं शुरू होती है। इन्होंने वैसे भी बोला है भूमध्य रेखा से वापस आने के अनुसार, तो स्टार्टिंग से हमने भूमध्य रेखा से ही करनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो इसी में ही है 4। तो फिर दक्षिणी भूमध्य रेखा के बाद फिर हमारे दक्षिणी अंध महासागर में आ जाता है भाई दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील देश के पास आती है ब्राज़ील की जलधारा। ब्राज़ील की जलधारा के बाद फिर आपका दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट आता है। उसके बाद आपका आता है दक्षिण अफ्रीका के तटीय एरिया पर वेनेजुएला की धारा। ठीक है, वेनेजुएला की धारा की वजह से ही कालाहारी डेजर्ट का निर्माण हुआ है आपके अफ्रीका में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्न में से किन दो बलों के बीच का अंतर है। आपको बताना है जिसकी वजह से आपके ज्वार पैदा होते हैं। तो ज्वार किसकी वजह से पैदा होते हैं भाई, ज्वार जो आते हैं ज्वार भाटा समुद्र में, उन पे कुछ बल भी यूज होते हैं, और उन बलों के बारे में आपको बताना है किन दो बलों के बीच का अंतर है। तो चलिए देखते हैं, कोरियलिस बल और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, चुंबकीय दबाव या ऊंचाई, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव या केंद्र त्यागी बल, जेट स्ट्रीम या घर्षण बल। तो देखो ज्वार जो पैदा होता है एक तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है, दूसरा होता है भाई आपके केंद्र त्यागी बल, जिसे आप सारी बल भी कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किसी स्थान पर जो ज्वार आता है ना हर रोज़ 2 बार आता है, और उसी समय पर ना आकर 26 मिनट लेट आता है। यानी आज आपका ज्वार 12 बजे आया है तो अगले 12 घंटे बाद 12 घंटे 26 मिनट के बाद दूसरा ज्वार आता है। ठीक है, तो ये ज्वार आपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित आता है आपका प्रागामी तरंग सिद्धांत। किसने दिया था भाई प्रागामी तरंग सिद्धांत, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, हैरिस, विलियम हेवेल, एयरी, लाप्लास। तो देखो ज्वार भाटा से संबंधित प्रागमी तरंग सिद्धांत हेवेल महोदय ने दिया था। ठीक है, प्रागमी तरंग सिद्धांत। ठीक है, विलियम हेवेल, और इसमें एरी का भी योगदान था। तो एरी भी अगर ऑप्शन में हो, हेवेल और एरी, तो दोनों करेक्ट रहेंगे। गतिक सिद्धांत देने वाले थे भाई लाप्लास ने दिया था गतिक सिद्धांत। ठीक है, वहीं अगर हम हैरिस की बात करें तो हैरिस महोदय ने दिया था स्थैतिक तरंग सिद्धांत, और एरी महोदय का था नहर सिद्धांत। एरी का नहर सिद्धांत, लाप्लास का गतिक सिद्धांत। लाप्लास की निहारिका परियोजना भी है एक ब्रह्मांड से रिलेटेड। ठीक है, और हैरिस महोदय का था स्थैतिक तरंग सिद्धांत। प्रागामी तरंग सिद्धांत था हेवेल का, और न्यूटन का भी था एक ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित संतुलन सिद्धांत। तो यहाँ पर मैंने सारी थ्योरी बता दी है किस किस महोदय की कौन सी थ्योरी है आपके ज्वार भाटा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कुछ सिद्धांत देखो आ ही गए हैं, नहीं अलग है, और यहाँ पर कुछ विद्वान है, आपको बताना है कौन सा सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत। ठीक है भाई, पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड जो सिद्धांत है वो देने वाले थे लाप्लास। मैंने अभी बताया था ना, लाप्लास की निहारिका परियोजना वो पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड थी, ब्रह्मांड से रिलेटेड थी। परवाल भीति की उत्पत्ति से रिलेटेड था एक थ्योरी, अवतलन थ्योरी, जो कि थी डार्विन महोदय की। डार्विन महोदय ने दिया था अवतलन सिद्धांत। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था भाई हवेल ने, अभी हम पढ़ के भी आए हैं हवेल का प्रागमी तरंग सिद्धांत। ठीक है, और शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी देने वाले थे बर्कनीज महोदय। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। चक्रवात से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए बर्कनीज आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कोटों का चयन कीजिए और सही उत्तर बताइए। ज्वार, सुनामी, गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर की धारा, उष्ण और तुलनात्मक रूप से तेज बहने वाली सागर धारा, शीत सागर, जल का सर्वाधिक उतार चढ़ाव,
और भूकंपीय गतिविधि के कारण समुद्र जल का तरंग के रूप में चढ़ाव। तो देखो भूकंप के कारण अगर समुद्र के पानी में चढ़ाव होता है तो वो तो सबको पता है भाई क्या होता है, वो सुनामी होती है। ठीक है, जल का सर्वाधिक उतार चढ़ाव होते हैं भाई आपके ज्वार। ठीक है, और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है भाई आपकी गर्म जलधारा, उष्ण और तुलनात्मक रूप से तेज बहने वाली एक समुद्र की धारा। लैब्राडोर धारा है एक शीत सागर या एक ठंडी जलधारा भी आप इसे कह सकते हो, लैब्राडोर की धारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फिर अगेन हमें कुटों का चयन करना है। देखो वो सारी थ्योरी आ गई है जो मैंने अभी अभी आपको रिवाइज करवाई है। चलिए तो करते हैं। बताइए मुझे प्रागमी तरंग सिद्धांत किसने दिया? हवेल महोदय ने। संतुलन सिद्धांत किसने दिया? आपके आइजैक न्यूटन ने। ये सारे आपके परवाल की उत्पत्ति या ज्वार भाटे की उत्पत्ति से रिलेटेड थ्योरीज हैं। हिम नदीय नियंत्रण सिद्धांत देने वाले कौन थे? बेयली महोदय। और अवतलन सिद्धांत देने वाले कौन थे? डार्विन महोदय। ठीक है, तो ये प्रागमी तरंग सिद्धांत हवेल का था, संतुलन सिद्धांत आइजैक न्यूटन का था, अवतलन सिद्धांत डार्विन का था और हिम नदीय नियंत्रण सिद्धांत आपका बेयली महोदय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? आपको बताना है कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है। सूर्य, चंद्रमा, अंतर्जात बल, ये सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो देखो अगर ज्वार भाटा से रिलेटेड हम बात करें तो भाई ज्वार भाटा से रिलेटेड तो आपका सूर्य भी है, सूर्य का तो गौण स्थान होता है, बट अगर ज्वार भाटा से संबंधित चंद्रमा, अंतर्जात बल तो यूज होते ही नहीं है। और सूर्य और चंद्रमा की, तो सूर्य और ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा कारण रहेगा? देखो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही होते हैं और दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ही ज्वार भाटा पृथ्वी पर आते हैं। बट अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताइए भाई हमें प्रमुख, तब आपका आंसर रहेगा चंद्रमा, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, तब आपका आंसर रहेगा चंद्रमा। और अगर आपसे पूछे ज्वार की उत्पत्ति का गौण कारक बताइए, तब आपका आंसर रहेगा सूर्य। इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल से कितने गुना अधिक होता है? बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। आपको बताना है जो चंद्रमा पे का ज्वार होता है, मैंने अभी भी आपको समझाया कि भाई चंद्रमा पर जो ज्वार आता है, चंद्रमा का ज़्यादा पार्ट होता है पृथ्वी पर ज्वार आने के कारण, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्वार आपके चंद्रमा की वजह से आते हैं। वैसे तो चंद्रमा छोटा सा है अगर हम सूर्य से की तुलना में बात करें, बट हमारी पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और इसी वजह से सूर्य की तुलना में इसका जो आकर्षण होता है पृथ्वी की ओर वो ज़्यादा होता है। तो इसी चंद्रमा की जो ज्वार को पैदा करने की शक्ति है सूर्य की तुलना में 2.17 गुना है, अधिक है। ठीक है, और अर्थात चंद्रमा सूर्य की ज्वारों उत्पोतक शक्ति की अगर हम बात करें तो दोनों में 11:4 का अनुपात पाया जाता है, चंद्रमा और सूर्य। यानी चंद्रमा पर 11 पार्ट हैं और सूर्य पर 4 पार्ट हैं अगर ज्वार पैदा करने की शक्ति का अनुपात की बात की जाए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, यहाँ पर हमें ग्रहों की जननिक स्थितियाँ और परिणामी ज्वार भाटा हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में, और सूर्य और जब देखो मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार पढ़ाया है, ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको 1 नंबर दिलाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि पीजीटी में और या टीजीटी में, ठीक है कोई भी दो ऐप एग्ज़ाम, बट पीजीटी के करा रहे हैं हम तैयारी, तो पीजीटी में मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एग्ज़ाम में ज्वार भाटा से रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन ना आए। आपसे जब भी कहे कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण की स्थिति में है तो कौन सा ज्वार आता है? तो जब ये तीनों समकोण की स्थिति में होते हैं ना, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में होते हैं, तो आपका कौन सा ज्वार आता है गाइस? बताइए मुझे कौन सा ज्वार आता है? लघु ज्वार। ठीक है, और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब आपका आता है दीर्घ ज्वार यानी बड़ा ज्वार। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक होता है, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? उपभू। क्या कहते हैं? उपभू। उप का मीनिंग ही होता है निकट, उपसर्ग होता है एक, इसका मीनिंग होता है निकट। चंद्रमा पृथ्वी से जब सबसे ज़्यादा दूर होते हैं तो उसे बोलते हैं अपभू। ठीक है, जब अगर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की एवरेज डिस्टेंस कितना होता है? 3,84,400 मीटर। और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है? अपभू की सिचुएशन में डिस्टेंस कितना होता है? 4,06,000 किलोमीटर। ठीक है,
और ये उपभू की सिचुएशन में कितना होता है, तो 3,60,000 समथिंग होता है, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णिमासी के समय के आसपास होने वाले उच्च और निम्न ज्वार क्या कहलाते हैं। तो भाई देखो, अमावस्या और पूर्णमासी पहले ये बताओ होते कब है। अमावस्या और पूर्णमासी आपके कब आते हैं, तो अगर इनकी बात करें अमावस्या और पूर्णमासी, ये आपके आते हैं व्रत ज्वार के टाइम पर, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा व्रत ज्वार। तो जब भी अमावस्या पूर्णमासी, जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तब आपका व्रत ज्वार आता है। सिंपल सी बात है भाई, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, जब इनके बीच में चांद अड़ जाएगा तब अमावस्या, चांद सूर्य हमें दिखता नहीं है तो वो अमावस्या हो गई है, ठीक है भाई। और जब पृथ्वी की अब जब आपका जो चंद्रमा है वो इधर आ जाता है और दिखता नहीं है कुछ पार्ट इसका, तो तब आपकी पूर्णमासी हो जाती है। तो ये व्रत ज्वार रहेगा इसका राइट आंसर, क्योंकि जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो व्रत ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण, पृथ्वी पर आने वाले ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है। बिल्कुल करेक्ट, चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी के ज़्यादा समीप है। ये तो आप सबको पता है भाई, चंद्रमा समीप है, सूर्य कहाँ समीप है, सूर्य तो बहुत दूर है, ठीक है। तो आप अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा सिर्फ स्टेटमेंट ए सही है, तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। तो ये था हमारी वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये आपको मैं बता दूं भाई, कंप्लीट ओशनोग्राफी के मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए इंपॉर्टेंट। ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान से, अगर ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आते हैं तो पूरी समुद्र विज्ञान से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो गए हैं ये, ठीक है। एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे 9 या 10 समुद्र विज्ञान से, इन प्रैक्टिस सेट से आपको आराम से 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे सीधे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।